अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं शाहिद नज़ीर चौधरी। नाज़रीन, आज हम आपके लिए बहुत ज़बरदस्त प्रोग्राम लेकर आए हैं। यूरोप जाने के बहुत सारे ख्वाहिशमंद पाकिस्तानियों का ये ख्वाब पूरा नहीं हो पाता कि वो यूरोप के किसी मुल्क की नेशनैलिटी ले लें, वर्क वीज़ा ले लें। उन्हें स्टडी वीज़ा के लिए बड़ी प्रॉब्लम आती है। वो अगर कोई फैमिली को साथ लेकर जाना चाहता है, उसके लिए भी उसको वीज़ा की प्रॉब्लम आती है, नेशनैलिटी का इशू पैदा होता है। आज हमारे साथ पुर्तगाल से, जो कि यूरोप का बड़ा खूबसूरत तरीन मुल्क है, स्पेन के बिल्कुल साथ है, उसके बारे में हम आपको बात करेंगे। हमारे साथ इमिग्रेशन कवानीन के माहिर और सीनियर जर्नलिस्ट जो हैं मुबीन रशीद साहब मौजूद हैं, जो पुर्तगाल में भी पाकिस्तानियों को इमिग्रेशन के हवाले से बहुत मुफीद मशवरे देते हैं, उन कंसल्टेंसी करते हैं। और इसके अलावा बरतानिया में भी उनका बहुत बड़ा नेटवर्क है, पुर्तगाल में भी नेटवर्क उन्होंने बनाया है और बड़ा पाकिस्तानियों का दर्द लेकर वो पुर्तगाल में पाकिस्तानियों को आबाद करने की ख्वाहिश रखते हैं और इस कोशिश में उन्होंने अब तक बहुत सारी खिदमत भी अंजाम दी हैं। अस्सलाम वालेकुम मुबीन साहब, क्या हाल है? जी वालेकुम अस्सलाम शाहिद चौधरी साहब, बहुत शुक्रिया आपका और उर्दू पॉइंट का कि आपने इस मौके पर हमें याद रखा। अच्छा मुबीन साहब, हमें मालूम हुआ है कि आप पुर्तगाल में पाकिस्तानियों की बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, ख़ास तौर पे वो पाकिस्तानी जो यूरोप के बहुत सारे मुल्कों के अंदर इलीगल हैं और पता नहीं कैसे कैसे वहां पहुंचे हैं, लेकिन उनको लीगल होने के लिए और नेशनैलिटी के लिए बहुत ज़्यादा मसाइल का सामना करना पड़ता है। आपसे बात हुई तो आपने बताया कि उन ऐसे सारे पाकिस्तानियों के लिए पुर्तगाल जो है वो एक जन्नत की तरह है। वहां उन्हें आके कानूनी तौर पर जो लीगल स्टेटस भी मिल जाएगा और नेशनैलिटी भी मिल जाएगी। ये कैसे मुमकिन हो सकता है? जी शाहिद साहब, बहुत शुक्रिया। आपने बिल्कुल जिसे कहते हैं ना, समंदर को दरिया को कूजे में बंद कर दिया, जिस अंदाज में आपने उसको समअप किया है। बिल्कुल जो ये इमिग्रेंट्स के लिए एक हेवन जिसे पुर्तगाल कहा जाता है, एक खूबसूरत मुल्क है। बहुत ज्यादा लोगों को उसका इस तरह अंदाजा नहीं है कि यहाँ पाकिस्तानी की तादाद खासतौर पर बहुत कम है। तकरीबन आप कह लें, जो मैंने पाकिस्तानी एम्बेसी जो पुर्तगाली लिस्बन जो उसका कैपिटल है, वहां से जो अदाद शुमार लिए तो उनके मुताबिक 4300 रजिस्टर्ड पाकिस्तानी जो है वो पुर्तगाल के अंदर आबाद है और वो भी ऑफ एंड ऑन आते जाते रहते हैं। तो शायद होता है असल इससे भी कम हो। तो उसकी वजह यह है कि पाकिस्तानियों ने उस तरह वहां तवज्जो नहीं दी या बहुत बड़ी तादाद पाकिस्तानी वहां पर गए नहीं। लेकिन वहां जाने की जो बुनियादी वजह है और जिस वजह से तमाम पाकिस्तानियों की या तमाम एशियंस को, सब लोगों को जरूर जाना चाहिए कि जिन लोगों को पेपर्स के मसाइल हैं, क्योंकि जब लोग यहाँ पे कुछ आते हैं जिनको यहाँ पेपर नहीं बन पाते या जिन्होंने गैर कानूनी तरीके से यूरोप पहुंच जाते हैं किसी न किसी अंदाज में, तो फिर उनको यहाँ पे जो सबसे पहला मसला होता है कि अपने पेपर्स मुकम्मल किए जाए, यहाँ की रेजिडेंसी ली जाए यूरोप की, ताकि वो अपने बीवी बच्चों को बुला सके और पाकिस्तान वापस जा सके। तो ये एक बड़ा बुनियादी कंसर्न होता है जो कि वो नहीं कर पाते। तो पुर्तगाल इस हवाले से एक बेहतरीन जगह है जहां पिछले 10 सालों से बाकायदा ये इमिग्रेशन खुली हुई है, लेकिन बहुत कम लोगों का इसका पता है। इसका बड़ा आसान सा तरीका है और हम आगे चल के मजीद इस पे बात करेंगे कि इसमें सबसे सिर्फ एक बुनियादी चीज आपकी ये चाहिए कि आपके पास एक लोकल वहां काम का कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। आप उसको वर्क परमिट भी कह सकते हैं, एक एम्प्लॉयमेंट भी कह सकते हैं। जब आपके पास वहां पे एक कॉन्ट्रैक्ट या आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफर हो जाती है और अगर आप इलीगल भी एंटर हुए हैं उस मुल्क के अंदर, पुर्तगाल के किसी भी शहर के अंदर, तो 12 महीने जब आप बाकायदगी के साथ टैक्स देते हैं तो आप लीगल हो जाते हैं और आपको रेजिडेंसी, परमानेंट रेजिडेंसी वहां पे मिल जाती है। ये एक बहुत बड़ी ऑप्शन है जो बहुत कम लोगों को पता है और जो कि यकीनन बहुत ज्यादा पाकिस्तानियों को जरूर अवेल करनी चाहिए और इससे काफी पाकिस्तानियों का भला हो सकता है। खास ये जो पाकिस्तानी वहाँ पुर्तगाल में जाना चाहते हैं, जो यूरोप में रहते हैं, खास तौर पर इलीगल हैं, इनका कितना खर्चा हो जाता है वहाँ जाना चाहें तो? ये सब देखिए, पुर्तगाल जो है बेसिकली स्पेन का बॉर्डर इसके साथ लगता है, काफी तवील बॉर्डर लगता है। ये बिल्कुल एंड पे है। बल्कि आपको मैं इंटरेस्टिंग बात बताऊं, दो आपके नाज़रीन के लिए बड़ी इंटरेस्टिंग बात होगी। वास्को डे गामा का जिक्र हम लोगों ने किताबों में बहुत बड़ा पढ़ा है, पाकिस्तान में बहुत उसका जिक्र होता है। ये वास्को डे गामा की सरजमीन है पुर्तगाल। इसको डिस्कवर करने पर यहीं से वास्को डे गामा निकला था। उसने उसका आज भी बहुत बड़ा मुजस्समा वहां पे लगा हुआ है। लोग स्पेशली उसको देखने के लिए जाते हैं। बहुत बड़ी तादाद के अंदर जो है टूरिस्ट जो है वहां पे इसी मकसद के लिए आते हैं। और जो पुर्तगाल है वो टूरिस्ट के हिसाब से बहुत ज्यादा मशहूर है। और दूसरी उसकी जो शोहरत की वजह है वो एंड ऑफ द वर्ल्ड भी है। दुनिया का आखिरी किनारा बाकायदा वो एक स्पॉट है जहां पे लोग जाते हैं कि यहाँ दुनिया खत्म हो जाती है। एक नॉर्वे में वो जगह यूनान की तरह इसकी पुर्तगाल की बड़ी जो तारीखी हैसियत बहुत ज्यादा है। जी जी, बहुत ज्यादा तारीखी है। बल्कि मुसलमानों ने भी यहाँ पे हुकूमत की। आपको मैं बड़ी दिलचस्प बात बताऊं, यहाँ बाकायदा मुसलमानों के म्यूजियम में संभाल के रखे हुए हैं। मैं एयरपोर्ट में मौजूद था तो मुझे तबलीगी जमात की पूरे एक जमात मिली और वो कहे हम बाकायदा सिर्फ विजिट करने के लिए आए लिस्बन को, पुर्तगाल को, क्योंकि हमने यहाँ पे म्यूजियम विजिट करना था जहाँ मुसलमानों की पूरी तारीखी नवादरात जो है उन्होंने बड़े एहतियात से संभाल के रखी हुई है। और यहाँ ये वाहिद मुल्क है यूरोप के हवाला अंदर कि जहाँ ना मुसलमानों की बड़ी इज्जत है, पाकिस्तानी और ब्रिटिश लोगों की भी जो यहाँ पे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खिदमत दी उसको बड़ी इज्जत की निगाह से देखते हैं। और ओवरऑल पुर्तगीज लोग जो है बड़े वेलकमिंग लोग हैं, यानी लोगों को इनकरेज करते हैं कि लोग यहाँ पर आए, इमिग्रेशन ले। इसीलिए उन्होंने अपनी पॉलिसी बहुत फ्लेक्सिबल रखी हुई है। चाहे इनकी बिजनेस इमिग्रेशन के हवाले से बात करें, इलीगल इमिग्रेंट्स के हवाले से बात करें, या कोई भी जॉब अपॉर्चुनिटीज, पढ़ने के हवाले से लोग यहाँ पे आना चाहिए, सब लोगों को ये बड़ा खुलकर फैसिलिटेट करते हैं और वेलकम करते हैं। अच्छा ये बताए, पाकिस्तानी अगर जाना चाहें तो
पाकिस्तान से अगर कोई पुर्तगाल जाना चाहे कानूनी तरीके से और वो चाहता हो अपनी फैमिली को भी साथ ले जाए और उसे नेशनैलिटी मिल जाए, क्योंकि नेशनैलिटी तो बहुत सारे पढ़े लिखे पाकिस्तानियों का भी ख्वाब है कि वो अपनी फैमिली के साथ सेटल हो जाए। ज़्यादातर लोग जो कनाडा का रुख करते हैं, यूरोप में ऐसी अपॉर्चुनिटीज बहुत कम मिलती हैं, तो पुर्तगाल में वो कैसे अवेल कर सकता है ये अपॉर्चुनिटी? तो ये बिल्कुल बड़ा ही अच्छा और आपने बुनियादी सवाल किया। देखिए वहाँ पे 3-4 बुनियादी रास्ते हैं पुर्तगाल के अंदर जाने के, जहाँ पे पाकिस्तानी और सब लोग जो ओवरसीज जाते हैं अपने आपको परमानेंटली सेटल करने के हवाले से। नंबर एक, उनकी एक बिजनेस इमिग्रेशन है जो जरा सरमायादार और आपके लिए इन्वेस्टर्स के लिए उन्होंने किया है। यूरोप के कई मुल्कों ने वो दी हुई है पॉलिसी, उसमें ग्रीस भी शामिल है, माल्टा भी है और पुर्तगाल भी उसमें शामिल है। लेकिन पुर्तगाल नंबर 1 क्यों है इस हवाले से कि एक तो उसकी इन्वेस्टमेंट कम है, दूसरा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत अच्छी है, और तीसरा यानी कि आपको वहां पर उसकी रेंटल यील्ड जो है, रेंटल वैल्यू बहुत अच्छी आपको मिल जाती है, इसलिए वो लोग वहां इन्वेस्टमेंट करना पसंद करते हैं। 3.5 लाख यूरो आप कह लीजिए उसकी वो इन्वेस्टमेंट है। उसके साथ आप यहाँ पे कोई भी प्राइवेट यानी कमर्शियल बिल्डिंग, रेजिडेंशियल बिल्डिंग, कोई भी लैंड आप परचेज कर लें जिसको इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी हो, जिसकी आपको रेंटल फायदा भी हो सकता है। अगर आप कमर्शियल बिल्डिंग बाय करते हैं, इवन रेजिडेंशियल भी, तो उस वर्थ की अगर आपको प्रॉपर्टी बाय करते हैं तो आपको स्ट्रेट अवे विद इन 15 डेज रेजिडेंसी मिल जाती है, और 5 साल बाद आपको उसी की बेस पे पासपोर्ट मिल जाएगा। लेकिन उसमें आपको रहने की कोई शर्त नहीं है, क्योंकि अक्सर पाकिस्तान में जो सरमायादार है, आपके तरह कई जानने वाले होंगे बिजनेसमैन जो पाकिस्तानी कम्युनिटी से जिनका ताल्लुक है, उनका ये प्रॉब्लम होता है कि पाकिस्तान में इतने बिजी है, उनकी इंटरनेशनल ट्रैवलिंग इतनी ज्यादा होती है, वो चाहते हैं कि हमारे पास सिर्फ यूरोप की एक रेजिडेंसी आ जाए ताकि जो है कि हम आसानी ट्रैवल कर सकें। क्योंकि आपको पता है पाकिस्तान से बहुत वीजा लगवाना है, काफी हैसल होती है, उनको बार बार एम्बेसी के चक्कर लगाने पड़ते हैं इस्लामाबाद, और बाद में पासपोर्ट आपका स्टक अप हो जाता है और आपको ट्रैवल करना होता है अर्जेंटली, खासतौर जिनका इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम है या जिनको इंटरनेशनल एक्सपोज में हिस्सा लेना होता है या इवन कॉन्फ्रेंसेस का जिनको बाकायदगी से शिरकत करनी होती है, तो उनके लिए बड़ी चीज है कि यूरोप की रेजिडेंसी का आपका दरवाजा खुल जाता है अगर आप इस तरह की इन्वेस्टमेंट कर लें। और उसका फायदा ये भी है कि आपको पता है करेंसी का भी डिफरेंस आता रहता है। आपको तो यूरो और पाकिस्तानी करेंसी जो है, पाकिस्तानी रुपीस की करेंसी में काफी फर्क आता है, तो अगर आपने आज इन्वेस्टमेंट किया तो हो सकता है 2-3-4-5 साल बाद आपको उसका वैसे ही काफी फायदा हो जाए करेंसी की डिवैल्यू होने की वजह से। प्लस जाहिर है आपकी जो जगह की कीमत है वो 5 साल में उसकी वैसी अप्रिशिएशन हो जाएगी अगर आपने अच्छी लोकेशन भी ली हुई है। और आजकल बड़े इंटरेस्टिंग टाइम है, दिलचस्प मौका है कि इस टाइम रिसेशन चल रहा है पूरे यूरोप के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर, आपको पता है कोविड-19 की वजह से, तो उस वजह से बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, अभी सस्ती चीजें आपको मिल सकती हैं या वहां परचेज कर ले तो आपको उसका लॉन्ग टर्म फायदा होगा। तो ये है नंबर 1 कैटेगरी जो बिजनेस इन्वेस्टर्स के लिए है, जो 5 साल में बगैर रहे पासपोर्ट ले सकते हैं। अब मेरा हाल आप अगला सवाल करेंगे जो पब्लिक का, जो ज्यादा आम लोगों के लिए, एक आम आदमी जो है जो ये इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहता उसके लिए क्या अपॉर्चुनिटी है, तो अगर आप कहते हैं तो मैं उस पर भी फिर आपको इस पे बिल्कुल बिल्कुल, आप कंटिन्यू रखें आप जी। तो इसमें उसमें दूसरी चीज ये है कि जो आपको मैंने अर्ज की कि इसमें जो आम लोगों के लिए है उसमें तो यूरोप के लिए खासतौर जो लोग हैं ना उनको मैं जरूर इंकरेज करूंगा, क्योंकि मेरे इल्म में है कि इटली, स्पेन, ग्रीस, इन ममालिक के अंदर, इवन जर्मनी में, नॉर्वे, डेनमार्क, चूंकि मेरा आपको तो बहुत फ्रीक्वेंटली चक्कर लगता है पूरे यूरोप का, आप जैसे दोस्त मोहब्बत करें लोग सब जगह पे मौजूद है, तो हम चूंकि टीवी चैनल भी रन करते हैं, आप ये लॉ फर्म के प्लेटफॉर्म से भी हम लोगों की कोशिश कर रहे हैं हेल्प करने के हवाले से, तो मैंने देखा वहाँ बेशुमार लोग अपने पेपरों के मसाइल के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं, जिनको 8-10 साल हो गए वो पाकिस्तान नहीं जा सके क्योंकि उनके पास पेपर ही नहीं है, और फिर उनको उसका वर्किंग राइट्स नहीं है, इसलिए उनको लेबर के पैसे भी कम मिलते हैं। क्योंकि जब आपका लीगल राइट्स होगा तो आप ज्यादा बेहतर वेजेस पे काम कर सकेंगे, आप खुल के काम कर सकेंगे, अगर आप छुप के काम करेंगे तो आपको उसके मसाइल और मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। और इस तरह मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, खासकर मुझे ग्रीस में और इटली में ऐसे बिजनेसमैनों से मिलने का इत्तेफाक हुआ कि जिनका क्वालिफाई करता है पासपोर्ट के लिए टाइम, लेकिन उसके बावजूद 4-5-6 साल से उनकी एप्लीकेशन पेंडिंग पड़ी, उनको पासपोर्ट ही नहीं दे रहे। तो ये बड़ा लोगों की मुश्किलात की बात है कि हमने इतनी इन्वेस्टमेंट की, सब कुछ किया, लेकिन हमें पासपोर्ट नहीं मिल रहा। तो पुर्तगाल इस लिहाज से बेस्ट कंट्री है जो वेलकमिंग करता है लोगों को कि आप कोई भी वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर लें, छोटा बड़ा बिजनेस आप परचेज कर लें, वहाँ पे आप वहाँ पे कोई प्रॉपर काम शुरू कर लें, कोई आम और जॉब शुरू कर लें जहाँ आपको एम्प्लॉयमेंट मिल जाए, और आप बिल्कुल मिनिमम सैलरी पे भी काम कर लें और उसको जो मिनिमम टैक्स बनता है वो आप पे कर लें, तो आपको ना सिर्फ फौरी तौर पर टीआरपी देते हैं। मसलन आज भी कोई इलीगल बंदा पुर्तगाल में एंटर होता है और वो फौरी तौर पे अपने डॉक्यूमेंट्स जमा कराता है कि मैं इस एड्रेस पे रहता हूँ और मुझे यहाँ पे सस्ती तरीन, कम तरीन, चीपेस्ट सैलरी है उनकी तकरीबन 635 यूरो पर मंथ है। अगर उस सैलरी पे भी उसको काम करने की ऑफर हो जाती है तो वो लीगल कंसिडर किया जाता है, उसको टीआरपी दे दी जाती है और उसको कोई पकड़ नहीं सकता, कोई उसको डिपोर्ट नहीं कर सकता, निकाल नहीं सकता वहां से। और उसके बाद जब वो रेगुलर टैक्स देता रहता है तो 10 से 12 महीनों के बाद उसकी प्रॉपर फिंगरप्रिंट्स की बारी आ जाती है कि ये बंदा लीगल था, इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं था, इसने अच्छे तरीके से काम किया, एक वेल बिहेव एटीट्यूड जो आपको पता है पूरे यूके यूरोप में उन्होंने स्टैंडर्ड सेट किया हुआ है, तो उसकी बेस के ऊपर वो आपको एक बाकायदा कार्ड इशू कर देते हैं, जो कि पहले 1 साल का इशू होता था, अब ये 2 साल का कार्ड इशू होता है। उसके बाद 3 साल का रिन्यू होगा और फिर आपको 5 साल बाद 3 से 6 महीनों के अंदर पासपोर्ट मिल जाता है। ये सबसे अच्छी बात है पुर्तगाल की कि ये आपको पासपोर्ट स्पीडी काम होता है बाद में। जी एग्जैक्टली, मैंने बताया ये बड़ा एनकरेजिंग मुल्क है, तकरीबन 1 करोड़ की आप कह रहे हैं आबादी है, मुल्क काफी बड़ा है, अब पॉपुलेशन इतनी ज्यादा नहीं है, इसलिए वो इन्वेस्टर्स को, इमिग्रेंट्स को, वर्कर्स को एनकरेज करते हैं। और जो मैं तीसरी बात आपको बताना चाहूँ इससे दिलचस्प है कि एग्रीकल्चर वर्क परमिट, आपको तो पाकिस्तान ज़राई मुल्क है, पाकिस्तान में माशाल्लाह कई लोग ज़राअत से काम करते हैं, बड़े मेहनत से काम करते हैं पाकिस्तान के अंदर, लेकिन यूरोप के अंदर कम मुल्क है जो एग्रीकल्चर को प्रमोट करते हैं।
और आपको याद होगा, कुछ हमारे जो लोग इस टाइम देख रहे हैं प्रोग्राम, उनको भी पता होगा कि स्पेन और इटली ने किसी जमाने में सीजनल एग्रीकल्चर वर्क परमिट शुरू किए थे। उसके नतीजे में काफी पाकिस्तानियों को मौका मिला था इटली सेटल होने का, स्पेन में सेटल होने का, लेकिन अब उन्होंने वो बंद कर दिए हुए हैं। इवन इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश से किसी भी को नहीं दे रहे। लेकिन पुर्तगाल वो वाहिद मुल्क है जो अभी भी यूरोप के अंदर एग्रीकल्चर वर्क परमिट दे रहा है। यानी आज की डेट के अंदर भी वहां पे आप एग्रीकल्चर जमीन अगर आपके पास है, आप कोई भी ऐसी फसल उगाना चाहते हैं और आपको स्पेशलाइज बंदे चाहिए उसके लिए, तो आपको बासानी इंडिया, पाकिस्तान से बहुत सारे पाकिस्तानियों ने तो वहां जमीनें खरीद रखी हैं, काश्तकारी करते हैं, उन्हीं जमीनों से उन्होंने काश्तकारी करके ये कोरोना के दिनों में यूरोप में और खासतौर बरतानिया में सब्जी और फल जो है ना, वहीं से पुर्तगाल से लेकर जाते रहे हैं। मेरे बहुत सारे जानने वाले ऐसे हैं, बड़े वहां वहीं की जमीन काश्त करते हैं। तो पाकिस्तानियों के लिए तो एग्रीकल्चर के हवाले से खास तौर पर हमारे जिन्होंने एमएससी एग्रीकल्चर की है, उनके लिए तो बड़े जबरदस्त मौके हो सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान अगर जाना चाहते हैं, अवेल करना चाहते हैं। बिल्कुल जैसा ने बहुत ही अच्छी बात, बिल्कुल पुर्तगाल पूरे यूरोप को सप्लाई दे रहा है इस हवाले से, क्योंकि उनका मौसम बड़ा आइडियल है। आपको तो यूरोप में जरा मौसम का मसला होता है। अच्छा अच्छा, ये बताएं कि पाकिस्तानी कौन कौन से प्रोफेशन के लोग हैं जो वहां जाकर एडजस्ट हो सकते हैं? किस प्रोफेशन की ज्यादा मांग है एग्रीकल्चर के अलावा? जी, जैसे एग्रीकल्चर का तो जैसे आपने खुद जिक्र कर दिया, उसके अलावा देखिए वहाँ इंजीनियरिंग साइड को, आईटी साइड के वहाँ बहुत ज्यादा स्कोप है, क्योंकि मैं आपको बताऊँ थोड़ा सा वो लेस डेवलप कंट्री है एज कम्पेयर टू बाकी यूरोप के मुकाबले में। स्कैंडिनेवियन कंट्रीज की अगर आप बात करें, जर्मनी की बात करें, यूके की बात करें, तो उसके मुकाबले में इसलिए वहाँ पे अभी डेवलपमेंट हो रही है। तो बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी, कंस्ट्रक्शन के हवाले से बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज है। मैंने देखी वो पुरानी पुरानी बिल्डिंग्स को रेनोवेट कर रहे हैं, रिहेबिलिटेशन कर रहे हैं वहाँ पे ना। गवर्नमेंट इसको बड़ा सपोर्ट करिए, एनकरेज करिए कि पुरानी बिल्डिंग्स उसको करें, तो आर्किटेक्ट आप समझते हैं उसको बड़ा जबरदस्त स्कोप होगा। और इससे कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जितनी भी इंडस्ट्री है, तमाम लोग हैं, उन सब लोगों को वहाँ पे बड़ा जबरदस्त स्कोप है कि वहाँ पे जाए और पार्टिसिपेट करें। इस तरह जो इंफ्रास्ट्रक्चर को एनरिच कर रहे हैं, डिजिटलाइज कर रहे हैं, पहले मैनुअल काम होता था वहाँ पे, अभी कुछ डिपार्टमेंट ऐसे जो मैनुअल काम करते हैं, अब वो उसको आईटी के स्ट्रक्चर के जरिए इकट्ठा कर रहे हैं, खड़ा कर रहे हैं उन लोगों को। तो वहाँ उन लोगों के लिए बड़ा अच्छा स्कोप है कि वो अपने लेटेस्ट डिजिटल मार्केटिंग, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से अपनी सर्विसेज प्रदान करें। ये बड़ा अच्छा स्कोप होता है। इस तरह और भी मेडिकल आपको पता है दुनिया में हर जगह उसकी डिमांड रहती है। पुर्तगाल के अंदर भी ऑफ कोर्स बिल्कुल वहाँ पे बहुत ज्यादा एनकरेजिंग है, और वो डॉक्टर्स को और नर्सेस सब लोगों को बड़ा वेलकमिंग करते हैं इस हवाले से। बल्कि मैं आपसे, अगर अभी आप बता सकते हैं ठीक है, वरना फिर किसी प्रोग्राम में आपसे पूछूंगा कि जो पाकिस्तान से डॉक्टरेट करते हैं, जो मेडिकल स्टूडेंट हैं, उनको दोबारा जाके वहां से कोर्स तो नहीं करना पड़ेगा पुर्तगाल में? ये मुझे इंफॉर्मेशन चाहिए जरा। जैसे भी आपने बड़ा अच्छा और बड़ा बुनियादी सवाल किया, इस पे बिल्कुल मैं आपको बता देता हूँ कि जो इंजीनियरिंग या डॉक्टर से रिलेटेड, जो स्पेशली खासतौर पर हाईली क्वालिफाइड लोग जो आते हैं या हाईली स्किल्ड लोग जो आते हैं यूरोप के किसी भी जगह में, वहाँ उनको एक बैरियर बाहर क्रॉस करना पड़ता है, वो है लोकल लैंग्वेज का। आपको तो पुर्तगाल के अंदर भी पुर्तगीज जुबान बोली थी, वैसे तो काफी पॉपुलर जुबान है, ब्राजील के अंदर भी ये बोली जाती है, बल्कि ब्राजील में एक डिफरेंट पुर्तगीज है, इस साइड पे जो पुर्तगाल में है वो एक डिफरेंट पुर्तगीज जुबान बोली जाती है। लेकिन दुनिया के 9 मुल्कों में जुबान बोली जाती है, एक पॉपुलर जुबान है, और पुर्तगीज गवर्नमेंट भी एनकरेज करती है कि लोग जुबान जरूर सीखें। अगर आपको दुनिया में एक यूनिवर्सल लैंग्वेज इंग्लिश एक जो है लैंग्वेज का दर्जा हासिल कर चुकी हुई है, लेकिन उसके बावजूद उनकी गवर्नमेंट चाहती है कि पुर्तगीज जुबान को भी सपोर्ट किया जाए। तो वो आपके लिए पहला एक बैरियर आपको क्रॉस करना है जुबान का। आप जिस दिन पुर्तगीज जुबान थोड़ी बहुत फ्लुएंसी हासिल कर लेते हैं, फिर आपके लिए रास्ते खुल जाते हैं। कितना टाइम लग जाता है जुबान में? ये सब जुबान की जितनी भी जुबानें हैं, ये आप तो लोगों से बात करते हैं, जरा पूरे यूरोप में आपने लोगों के इंटरव्यूज किया, चाहे वो स्पेनिश हो, इटालियन हो, ग्रीस हो, ये रूटीन का एक प्रोसीजर ये है। तकरीबन आपके लिए 6 महीने से 1 साल 2 साल तक भी 5-6 महीने बेसिक जो है वो सीख लेते हैं। 5-6 महीने बड़े सीख लेते हैं। अच्छा, लेबर की क्या अपॉर्चुनिटी है? पाकिस्तानी लेबर को पाकिस्तान से जाने वाली लेबर को वहां कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? तो सर ये बड़ी आपने इंपॉर्टेंट सवाल की तरफ इशारा किया है। इस पे मैं बल्कि चाह भी रहा था बात करना कि इस टाइम जो है, जो करंट सिनेरियो है, जो मेरा रेगुलर चक्कर लगता है, हमारा वहाँ बाकायदा बल्कि ऑफिस भी पुर्तगाल के अंदर इंशाल्लाह शुरू कर रहे हैं, और हर महीने मेरा चक्कर लगता है। तो मुझे लास्ट मंथ भी गया, तो इंशाल्लाह इस मंथ के एंड पे फिर दोबारा पुर्तगाल जाना है। तो वहाँ पे आप हैरान होंगे इस हवाले से कि हमारे डिप्लोमेटिकली जो है, हम कई महाजों में अनफॉर्चुनेटली नाकाम नजर आते हैं मुख्तलिफ मुल्कों से ताल्लुकात के हवाले से। तो पुर्तगाल के अंदर भी तमाम एशियन कंट्री से लेबर जा रही है, यानी इंडिया से, बांग्लादेश से, श्रीलंका से, नेपाल से भी जा रही है। और अगर वाहिद मुल्क है जहां से अभी बाकायदा लेबर नहीं जा रही, मैन पावर नहीं जा रही, वो है पाकिस्तान, जो कि बड़ा अजीब बात है। और कोई बैरियर नहीं है, कोई ऐसी उन्होंने क्या वजह नजर आती है? आपको पता है कि ओवरसीज अब इंडस्ट्री के तौर पे अगर आप देखा जाए ना, 25 बिलियन जो डॉलर भेजते हैं हर साल पाकिस्तान में, ये बहुत बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ओवरसीज इंडस्ट्री। सारे मुल्क जो है वो इसको कम्पीट कर रहे हैं सिवाय पाकिस्तान के। हमारे यहाँ तो लेबर बहुत ज्यादा है। तो अब आप देखें, अरब ममालिक में से तो बहुत सारे पाकिस्तानियों को वापस निकाल दिया गया है, वहां से निकल गए हैं, बेरोजगार हो गए हैं। कोरोना के दिनों में बहुत बड़ी तादाद आ गई है। तो यही दूसरे मुल्कों में भी हाल है। अगर पुर्तगाल की तरफ अभी तक हमने ध्यान ही नहीं दिया, क्या समझते हैं इसकी वजह क्या है? तो सब ये बिल्कुल आपने सही कहा। मुझे बल्कि इतलात आती थी दुबई से हर रोज लोगों को निकाल दिया गया, पता नहीं 10-15 हज़ार लोगों को यूएई से फारिग कर दिया गया। इसी तरह सऊदी अरब के तो बहुत बड़ी हमारी पाकिस्तानी ज़र है,
अफराधी कुव्वत मौजूद थी जिनको अनफॉर्चुनेटली वहां से निकाल दिया गया। दिस इज द बेस्ट टाइम कि उन लोगों को हमारी यूरोप में खपत की जाए, बजाय इसके वो पाकिस्तान है बेरोजगारी में इजाफा हो, और जिस तरह आपने खुद बताया कि इतने ज्यादा पैसे पाकिस्तान भेजते हैं तमाम ओवरसीज पाकिस्तानी, और हर साल उनको इतने बड़ी रेमिटेंस होती है जिससे पाकिस्तान को बड़ा फायदा होता है, हमारी इकॉनमी का बड़ा बूस्टअप होता है। तो जुल्फी बुखारी साहब को, जो कि ज़ाहिर है ओवरसीज के मिनिस्टर है, यूके से उनका ताल्लुक है, यहीं से वो पाकिस्तान गया है, और उनकी बड़ी जिम्मेदारी आई होती है। उन्होंने शुरू में ऐलान किया था कि कतर में मैन पावर लेके जाएंगे, जापान में लेके जाएंगे, तो मैं समझता हूं उनको पुर्तगाल के अंदर जरूर फोकस करना चाहिए, यहाँ की हुकूमत से बात की, क्योंकि उन्होंने कोई बैन नहीं लगाया हुआ। उन्होंने उनके पास अदालत शुमार है कि पाकिस्तानी बेहतरीन तरीके से वहां मेहनत कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, कोई ऐसी गैर कानूनी कार्रवाई के मुलविस नहीं है जिसमें से पाकिस्तान को उन्होंने बैन किया। तो इसलिए अभी बेहतरीन मौका है कि उनसे बात की जाए कि जिस तरह बाकी लोगों को प्रेफर कर रहे हैं। इंडियन पंजाब से बहुत ज्यादा लोग आ रहे हैं वहाँ पे, आपको वहाँ पे एग्रीकल्चर बहुत है इंडियन पंजाब के अंदर, वहाँ से हमारी सिख बरादरी के बहुत ज्यादा लोग पुर्तगाल के अंदर आ रहे हैं। तो वाइड और इस पंजाब की साइड से भी हमारे लोगों को आने का मौका दिया जाना चाहिए, बाकी सिंध से, पंजाब बलोचिस्तान से, पेशावर केपीके से, जहां से भी इस तरह के लोग आना चाहिए। हमारे सख्त जान लोग हैं, मेहनती लोग हैं, तो उन लोगों को जरूर मौका मिलना चाहिए। लिमिट तो नहीं है, एज की लिमिट तो नहीं है कोई? नहीं चोई साहब, वहां सबसे बात है, कोई एज की लिमिट नहीं है। इस तरह की जो भी बंदा काम करते हैं, अपने आप को फिट समझता है कि मैं जाना चाहता हूँ, जा सकता हूँ, वो वहां पे आ सकता है। और जिस तरह मैंने आपको बताया कि बेशक इलीगल बंदा भी आ जाए, 1 साल तक वो टैक्स पे करे, वो लीगल हो जाएगा, उसको परमानेंट रेजिडेंसी मिल जाएगी, और वो फौरी तौर पर बीवी बच्चों को भी बुला सकता है। आपको तो चोई, ये बड़ा मसला अलमिया है यूरोप के अंदर कि लोग बीवी बच्चों को नहीं बुला पाते, सारी जिंदगी अकेले गुजार देते हैं, पाकिस्तान शादी करना चाहते हैं, माँ बाप। इस पर मुबीन साहब जरा तफसील से बताएं कि जो अपनी फैमिली के साथ नेशनलिटी अगर लेना चाहता है पुर्तगाल की, उसका प्रोसीजर क्या है और कितना खर्चा हो जाता है? जी जैसे बिल्कुल आपने दुरुस्त सवाल किया। देखिए मैंने आपको बताया कि प्रोसेस उसका वही है कि आपने पहले अपने आप को लीगलाइज करना है। जैसे ही आप खुद लीगलाइज हो जाते हैं तो फिर बेशक आपने शादी पाकिस्तान में की है, तो जाहिर आप उस पहले से की हुई अगर आपने शादी, तो आप उनको बीवी और बच्चों को बुला सकते हैं। और अगर नहीं भी की हुई, जैसे आप लीगलाइज होते हैं तो आप शादी पाकिस्तान से कर ले, जाके भी कर सकते हैं। और अगर आप नहीं भी जाना चाहते तो आपके टेलीफोनिक निकाह, स्काइप के थ्रू भी जो निकाह होता है उसको भी एक्सेप्ट करते हैं, नादरा में उसकी रजिस्ट्रेशन हो जाती है। उसकी बेस के ऊपर भी जो है आप अपना पुर्तगाल से अपने अप्लाई करते हैं कि मेरी अब शादी हो चुकी है, मेरे वाइफ को या बच्चों को बुलाना चाहता हूँ, तो वो आपको बाकायदा एक पेपर जारी करते हैं। वही आपका पाकिस्तान में जेरिस के अंदर जमा होते हैं डॉक्यूमेंट्स आपके, और उसके थ्रू फैमिली रीयूनियन वीजा आप इसे कहते हैं। और इसकी हाई प्रायोरिटी है, यानी तमाम वीजे बंद भी हो तो फैमिली के वीजे को वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी प्रेफरेंस देते हैं। ये आपस में जरा फैमिली का मिलना है। टाइम लग जाता है? टाइम कितना लग जाता है? ये बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड डिसीजन होता है। इसका 15 दिन के अंदर वीजा लग जाए। जैसे आप फाइल जमा कराते हैं 15 दिन में आपका वीजा लग जाता है। जबकि आपने अपने नए पाकिस्तान में अपना रजिस्टर्ड कराने निकाह नामे को यूनियन काउंसिल इस तरह रजिस्टर्ड होता है, उसको फिर आप अपना नादरा के उसकी रजिस्ट्रेशन होती है प्रॉपर। उसके बाद जो है आपने डॉक्यूमेंट्स अपने लेके जाने पुर्तगाल के अंदर, और वहां पे आपको उसको सबमिट करना, उसको वहां सबमिट करना है। नेशनलिटी के लिए क्या वहां शादी करना जरूरी है? नहीं बिल्कुल नहीं सर, कोई आसानी से हो जाती है वैसे शादी का के लिए आप राह रात पाकिस्तान शादी करें, आप अपने पेपर पे कहते हैं ना अपने बूथे पे वहां खड़े हो सकते हैं। आप कोई भी वहां पे काम करें, मेहनत मजदूरी करें, इस तरह के लोग यहाँ पे जाया करते हैं। और जैसे आपके पेपर बन जाएंगे उसके बाद आप आजाद हैं, आप बिजनेस करें अपना, अपने कुछ और काम करें। लेकिन शादी तो सर वो बाकी तो आपको पता है हर एक की अपनी दौड़ है। वो पूरे यूरोप में जहाँ भी जाके शादी करना चाहे लोग वेलकमिंग है, इस हवाले से पूरे यूरोप के लोग एनकरेजिंग है। और पाकिस्तानी लोगों ने यहाँ अपना लोहा मनवाया है और अपनी मेहनत से साबित किया है कि वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंटेड है, वो अपॉर्चुनिटीज वगैरह मौजूद रहती है। पुर्तगाली लोग जो हैं वो यूरोप के दूसरे लोगों से मुख्तलिफ हैं, एक जैसे हैं? क्या यूरोपियन स्टाइल है कुछ, और उनके अंदर तहजीब व तमद्दन की कुछ झलक है उनके अंदर को पुरानी? खासतौर पर जो खवातीन है, खवातीन कहा जाता है ना, जर्मन की खवातीन बड़ी वफादार होती हैं और वहाँ के खून की अपनी एक कशिश होती है। तो पुर्तगाल के लोग कैसे हैं? जी बिल्कुल, ये सब देखिए खवातीन जो है वो तो ज़ाहिर है, बिल्कुल आपने सही कहा, हर मुल्क के एक अपना एक कल्चर और ट्रेडिशन होता है। लेकिन एक लिहाज से पुर्तगाल यकीनन बहुत हाई रिच कल्चरल रिच कंट्री है, क्योंकि इनकी हजारों साल की आप कह लें तारीख है। यानी चंद 100 सालों की नहीं, आप इनकी पूरी पुरानी इनकी तारीख उठाए। इनके बादशाहों की जो हुकूमत थी, किसी जमाने में बरतानिया ने इनकी बड़ी हेल्प भी की थी कुछ जंगों के दरमियान। इनकी इंटरनेशनल जंगें भी होती हैं 1480 जिससे मैंने आपको वास्को ड गामा का जिक्र किया, वो इंडिया का इलाका है गोवा, वहां पे भी गए थे। गोवा के बहुत सारे लोग यहाँ पर आए 1961 से पहले। बल्कि अभी भी किसी शख्स के पेरेंट्स अगर गोवा से उनका ताल्लुक है तो उनको पुर्तगाल का पासपोर्ट मिल जाता है। अगर आप जाएं पुर्तगाल तो आप आसानी से इंडियन मिलेंगे या एशियन चेहरे मिलेंगे जिनका पुर्तगीज पासपोर्ट होगा। तो आपको हैरत होगी कि इनके पास पासपोर्ट कैसे आए, इतनी बड़ी तादाद के अंदर आसानी पासपोर्ट। तो वो उसी वजह से उनको एक गोवा कनेक्शन की वजह से वहां पे मिल गया था। तो वो इस लिहाज से बहुत वेलकमिंग है, बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है। जिससे आपने कहा कि उनका पूरा एक रिच कल्चर है और वो लोगों को वेलकम करते हैं इस सवाल से। और मैं आपको बल्कि इंटरेस्टिंग बात, आपने जो शादी की बात की, काफी पाकिस्तानी वहाँ पुर्तगीज लड़कियों के साथ शादी की हुई है और उन्होंने इस तरह करके उनको फिर आसानी से पेपर और पासपोर्ट जल्दी मिल जाता है, इसमें देखिए ज्यादा वेट करना पड़े। तो वो उनमें हमारे भाई तो शामिल नहीं है। नहीं, मैं आपके मसरूर शामिल नहीं करता, लेकिन अगर आप आएंगे तो आपके चांसेस ज्यादा ब्राइट है वहां पे। और हम तो बूढ़े हो गए ना। अच्छा, आप मुझे ये बताएं कि एक वीजा के लिए, वीजा प्रोसेस के लिए कितने लोगों का पैसा खर्च हो जाता है? कितना पैसा खर्चा क्या आता है?
अच्छा, जब ये जो बात आपने ज़ाहिर की है, बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है। देखिए, पाकिस्तान से जो लोग आ रहे हैं, जो मैन पावर के थ्रू आ रहे हैं, वो तो वर्क परमिट ज़ाहिर है उन्होंने एग्रीकल्चर वर्क परमिट आपका निकलेगा यूरोप से, और उसकी बेस पे आपने पाकिस्तान से यानी करना अप्लाई। लेकिन मैंने जिसका आपको बताया, उसमें थोड़ी-सी हर्डल आई हुई, वर्क परमिट वहाँ से इश्यू हो जाता है पुर्तगाल से। पाकिस्तान में एम्बेसी उसको प्रोसेस करने में रुकावट डालती है या अपॉइंटमेंट नहीं देती। इस्लामाबाद एम्बेसी या पाकिस्तान में जेरिस के अंदर उसकी एप्लीकेशन जमा नहीं होती। तो एक छोटी-सी हर्डल है जिसको बआसानी पाकिस्तानी ब्यूरोक्रेसी या पाकिस्तानी सियासतदान अगर इस पे बात करें, पुर्तगीज़ गवर्नमेंट से थोड़ा-सा डिप्लोमेटिकली उनसे उनको एंगेज करें, तो ये मसला बआसानी हल हो सकता है। तो वो तो कोई इतना इश्यू नहीं है। जहाँ तक वर्क परमिट की बात है, जो मैंने वहाँ पे चेक किया, इंडियन बांग्लादेशी जो वहाँ पे आ रहे हैं, और ज़रा मेरा ख्याल ऑलमोस्ट पाकिस्तान के साथ भी ऐसा ही सलूक हो रहा होगा, वो कुछ 10 से 12,000 यूरो जो है, जो मुख्तलिफ एजेंसीज हैं जो मैन पावर की वहाँ पे काम करे, जो लोगों को वर्क परमिट इशू करवा के देती हैं मुख्तलिफ एग्रीकल्चर लैंड के साथ, वो इतने पैसे उनको चार्ज करें वर्क परमिट देने का। तो आपको पता ही पाकिस्तान में तो लोग खैर विजिट वीजे के लिए भी इतने पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। तो जब ये वर्क परमिट है और ज़रा प्रॉपर आपको यहाँ पे काम मिलना है, तो उस हिसाब से मेरा ख्याल है वो लोग काफ़ी इंकरेज होंगे और लोग तैयार हैं कि हम इस तरह पैसे इन्वेस्टमेंट कर लें, तो उसको एक अच्छी तो क्या लोगों को आपके ख्याल में, आपको पता है ना, ह्यूमन स्मगलिंग बहुत बड़ा फैक्टर है हमारा, और लोग जो है गलत एजेंटों को पैसा देकर फंस जाते हैं। तो आप इसके लिए बेहतर मशवरा क्या देते हैं? क्या लोगों को कैसे पता चलेगा कि हम जो सही जगह पर जाकर एक सही मशवरा हासिल करेंगे और हमारी मंजिल आसान हो जाएगी? ये जो आपने इसकी बड़ी निशानी क्या है? बड़ा ही अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, असल में चूंकि आपने आगाज को पाकिस्तान से करना है, आप पाकिस्तान में भी कोई बंदा ऐसा रिलायबल जरूर होंगे, ये जिसकी प्रॉपर क्वालिफिकेशन हो, जिसका प्रॉपर इस काम का एक्सपीरियंस हो, और आप अपने डॉक्यूमेंट्स को वेरीफाई जरूर करें। मसला आप चाहे किसी भी मुल्क से अप्लाई कर रहे हैं अपना विजा वीजा, चाहे स्पेन का, इटली का, यानी स्कैंडिनेवियन कंट्रीज का ले रहे हैं या पुर्तगाल का ले रहे हैं, तो आप उन डॉक्यूमेंट्स की ऑथेंटिसिटी बड़ी आसानी से चेक कर सकते हैं। आप वहाँ पर ईमेल एड्रेस, फोन नंबर मौजूद होता है। आज इंटरनेशनल कॉल करना कोई इतना मुश्किल नहीं है, आप कॉल करके उसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो अपने हिस्से की वेरिफिकेशन जरूर करें और ऐसे लोकल लोगों को एंगेज करें जिनका आपका ट्रस्ट हो, जिनका आपको पता उनका एक प्रॉपर ट्रैक रिकॉर्ड है। और इसलिए मैंने इस हिसाब से रखी कि गवर्नमेंट को इस पे टेकअप करे, स्पेशली मैन पावर के हवाले से, कि जो लेबर जहाँ आसानी मुमकिन है, जब इंडिया से बांग्लादेश से लोग आ रहे हैं, तो वाई नॉट पाकिस्तान। इस पर पाकिस्तान गवर्नमेंट थोड़ी सी कोशिश करे तो बड़े आसानी से 2, 4, 5 साल लोगों को एडजस्ट करना कोई मुश्किल बात नहीं है, तो उसमें काफी लोगों के लिए आसानी हो सकती है। बाकी लोग अपने तौर पर आपको पता आते ट्रैवल करके वो ज्यादातर पाकिस्तान। अच्छा, मुझे ये भी बताएं, अभी मैंने और बहुत सारे सवाल करने हैं आपसे, मुझे ये पाकिस्तान की कौन सी प्रोडक्ट जो है वो पुर्तगाल में ज्यादा उनके लिए स्कोप है, ताकि हमारे बिजनेसमैन अपनी जो प्रोडक्ट्स को वहां जाके उनकी नुमाइश कर सकें, उनकी मार्केट डेवलप कर सकें। ऑलमोस्ट वहाँ तकरीबन हर ही चीज की पाकिस्तान की बहुत गुंजाइश है। मैं भी वहाँ गया हुआ था। पाकिस्तानी जो एम्बेसडर है लिस्बन के अंदर, जावेद जली खटक साहब उनका नाम है, दुबई से गए हैं वो वहाँ पे, और उनको इसका बड़ा एहसास भी था। उन्होंने कहा जी आम की मेरी बड़ी ख्वाहिश है, पाकिस्तानी आम जो है यहाँ पकाई दिया, यहाँ मैं बल्कि मैंगो फेस्टिवल करवाऊँ यहाँ पे ना। इस तरह पाकिस्तानी चावल की बहुत ज्यादा डिमांड है। राइस आपको तो पूरी दुनिया में मशहूर है पाकिस्तान का, और कॉटन के हवाले से आपको तो पाकिस्तान ने माशाल्लाह बहुत ज्यादा नाम पैदा किया। ये अलग बात है कि पिछले कुछ अर्से में चाइना और बांग्लादेश ने पाकिस्तान से काफी हद तक उस मार्केट का शेयर ले लिया है, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तानी जो कॉटन है, जो फैसलाबाद की इंडस्ट्रियलिस्ट है, बहुत अच्छा काम करे, वो अपनी प्रोडक्ट्स लेके हैं। इस तरह सर्जिकल के हवाले से आपको पता है बहुत ज्यादा बेहतरीन स्कोप है। तो वो जो तमाम प्रोडक्ट जो इंटरनेशनली सब जगह जाती हैं, पुर्तगाल भी उन्हीं में से एक है जहाँ हर किसी की प्रोडक्ट्स पे हम काम कर सकते हैं। और वहाँ मैंने जो स्पेशली आपको जिक्र किया एग्रीकल्चर के हवाले से, अगर हम वहाँ पे पाकिस्तानी जो प्रोडक्ट्स हैं वो उगाना शुरू कर दें और उसी में हमारी लेबर भी खप जाए, तो इससे अच्छी नेकी भी कोई नहीं सकती। पुर्तगाल गवर्नमेंट भी आपसे खुश होगी कि आपने एक्स्ट्रा ऑर्डनरी वहाँ पे जो है ना उनको एग्रीकल्चर उगा के दिया। और खासतौर पर हमारी अब एग्रीकल्चर काफी रिच हो चुकी है, हम लेटेस्ट जो दुनिया की टेक्नोलॉजी है वो यूज कर रहे हैं। मुझे पुर्तगाल में थोड़ा सा फुकदान नजर आया। आप लेटेस्ट मशीनरी यूज करें, लेटेस्ट खादें यूज करें, तो आप बड़ी अच्छी ग्रोथ कर सकते हैं एक छोटी जमीन के ऊपर भी। तो उसी का अगर फायदा उठाते हुए हम लेटेस्ट टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें। पाकिस्तानी माहिर जो है, आपने बताया एमएससी एग्रीकल्चर जो लोग हैं, जो एग्रीकल्चर साइंसदान है, अगर वो लोग वहाँ जाएं तो ना सिर्फ हमारे पुर्तगाल गवर्नमेंट से ताल्लुकात बेहतर होंगे, बल्कि हमारी बहुत ज्यादा जो लेबर है और मैन फोर्स है वो वहाँ पे जो है उसकी खपत हो जाएगी। आप मुझे बताएं, पाकिस्तानी वहाँ को माहौल साजी भी कर रहे हैं, वहाँ उनकी कम्युनिटी के अंदर को पाकिस्तान के लिए डेवलपमेंट भी कर रहे हैं, तो पाकिस्तानियत को भी उजागर कर रहे हैं ओवरसीज पाकिस्तानियों के साथ मिलकर। जैसा मैंने बताया ना, बहुत कम तादाद है पाकिस्तानियों की, वहाँ बड़ी अभी गुंजाइश है काम करने की। मुझे वहाँ जाकर खासतौर पर एहसास भी हुआ। हमारे लोग आपको थोड़ा सा एक मसला है कि हम इलाकई हिस्सों में बढ़ जाते हैं। जब हम ओवरसीज जाते हैं पाकिस्तान में, तो हम पाकिस्तान के नाम पे अभी 14 अगस्त आ रही है, आपको तो हम सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। लेकिन जब हम ओवरसीज जाते हैं तो न जाने क्या वजह है कि हम गुजरात, मंडी, बहाउद्दीन, गुजरांवाला डिवीजन से बाहर निकल पाते। लाहौर के लोग बहुत कम मैंने देखे बाहर। आपको और हमारा ताल्लुक लाहौर से, लेकिन ये भी हर जगह अपने अपने शहर के लोग जो मसाइल में ना वो शिकार हो जाते हैं उस चीज के अंदर। तो अगर हम इकट्ठे हो जाए एज ए पाकिस्तानी रहें और अपनी जात बरादरी जो कास्ट है और अपने शहर को छोड़ के सिर्फ पाकिस्तान के नाम पे, ये किसने करना है? हम एक दूसरे की बड़ी हेल्प कर साहब, ये कौन करेगा? ये तो आपको पता है कि बड़ी देर से आप भी ये बातें सोच रहे हैं और कहते हैं कि यार ये हमारा बहुत बड़ा मसला है, तो इसका हल क्या है? हमारे सफारत खाने की ये जिम्मेदारी है
ये किसकी जिम्मेदारी है? ये सफारत खाना बहुत ही पॉजिटिव रोल और बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हमारे सफारत खानों में ना एक ब्यूरोक्रेसी की दीवार खड़ी है। मैं कहीं एम्बेसी में जाता हूँ, मैं दुनिया में जिस मुल्क में जाता हूँ, मैं जानबूझ के जो सब पूछ के जाता हूँ, हालांकि मेरा कोई वाकफ नहीं होता है वहाँ कौन एम्बेसडर है, कौन कमर्शियल अताशी है, कौन वहाँ पे कल्चरल मिनिस्टर है, कॉमर्स मिनिस्टर, लेकिन मैं इंटेंशनली दरवाजे जाता हूँ, देख के आता हूँ। मैं इवन टर्की गया, इस्तांबुल गया, मैं वहां भी जाके देखा, पूरे यूरोप में मैं जान के स्पेशली टाइम निकाल के एम्बेसी जाता हूँ, सिर्फ यही देखने के किस मुल्क में किस सफीर ने कितनी बड़ी दीवार खड़ी की हुई है अपने लोगों के दरमियान और अपने दरमियान। तो हमें ये टिपिकल ब्यूरोक्रेसी माइंडसेट से बाहर निकलना पड़ेगा। मुझे लगता है हमें जो है ना पब्लिक आदमी लगाने बड़ी पड़ेंगे। जबरदस्त आपने बहुत बड़ा जो है ना एक निशानदेही की है कि दीवार, जी आप बताएं किसकी सबसे बड़ी दीवार है? ये दीवारें बर्लिन से भी ऊंची है, दीवारें चीन से भी ऊंची है? तो सब ये बस आप बोला जिसकी जितनी गर्दन में सरिया है, इसमें उतनी बड़ी दीवार खड़ी की हुई है। इस पे किसी का नाम लेना जरूरी नहीं है, मेरे सारे जानने वाले हैं, तो मैं भी चाहता कि सारे नाम हो जाए, एक का नाम लो, मेरा हर बंदे ने अपने अपने हिस्से की दीवार लगाई हुई है। लेकिन ये दीवार जरूर गिरनी चाहिए, और ये दीवार बर्लिन की तरह ही की दीवार है, जिसमें एक आधे लोग को शख्स को अपना जो है ना ट्रेंड सेट करना पड़ेगा। बल्कि मुझे आपने बात कर दी है, मैं आपको एक मिसाल दूं, बार्सिलोना में एक कौंसल साहब है, उनसे कई लोगों को शिकायतें भी हैं और पसंद भी नहीं करते, नापसंद भी करते हैं, लेकिन उनकी अच्छी बात है कि उन्होंने अपनी बहरहाल दीवार बनाई हुई है। इमरान अली चौधरी साहब उनका नाम है, आप ही की बरादरी के वो है, लेकिन उनकी अच्छी बात है कि उन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर हर बंदे को दिया हुआ है, फेसबुक पे उनका एक्सेस है, रात को 12 बजे आप उनको मैसेज करें तो उनकी कोशिश होती है उनको रिप्लाई कर दिया जाए। ये उनके हवाले से लोग काफी यहाँ यूरोप के अंदर बात करते हैं कि उन्होंने बड़ा एनकरेज किया लोगों को पासपोर्ट बनाने में, आईडी कार्ड होता है, ये ज्यादा लोग हमारे लोगों के मसले होते हैं कि कभी उनका आईडी कार्ड गुम हो जाता है, पासपोर्ट गुम हो जाता है, रिन्यू करवाना होता है, और बाकी सारा रूटीन में उनको अटेस्टेशन करवानी होती है, पाकिस्तान का अपने 20 बच्चों को बुलाना है, तो क्रिमिनल रिकॉर्ड का सर्टिफिकेट आपको चाहिए, आपने अगर ड्राइविंग लाइसेंस अपना रिन्यू कराना है, ये छोटे मोटे लोगों के मसाइल होते हैं, इसके लोग एम्बेसी जाते हैं। तो हमारी एम्बेसी को चाहिए कि वो जरा पब्लिकली लोगों को डील करे और फिर लोगों को इकट्ठा करने बड़ा रोल कर सकती है, अदा कर सकती है। ये मुझे हैरानी होती है कि वो इस पे क्यों काम नहीं करते। जो 4-5 चौधरी आपको पता है जो अपने शहर के होते हैं, अपने इलाके के होते हैं, उनको इकट्ठा कर दिया जाए, वो अब आसानी मसला। पाकिस्तानी जो एम्बेसडर है और इंडियन एम्बेसडर और बांग्लादेशी एम्बेसडर्स भी आपने देखे हैं, ये तीनों में आपने क्या बुनियादी फर्क देखा है? जो सब वही फर्क देखा जो आपने जिसमें इशारा करने की मैंने कोशिश की है कि वो लोग नेशन की बात करते हैं, मुल्क के लिए बात करते हैं, उनमें सादगी पाई जाती है, उनके अंदर कोई ये मैंने जो ऐसे कहते हैं ना जाली फाइट बाट को इस तरह का आपने आर्टिफिशियल आपने जो अपनी दीवार खड़ी की होती है, किसार बनाया होता है, वो मैंने नहीं देखी। लेकिन हमारे ओवरऑल पता नहीं फॉरेन ऑफिस में शायद ट्रेनिंग की बेहतर जरूरत है लोगों को इस हवाले से। शायद हमें कोई मैंने बताया कि पब्लिक के लिए एम्बेसडर लगाने पड़ेंगे जिनको सोशलाइजेशन का शौक हो, जिनको सिर्फ ये ना जुल्फी बुखारी साहब को आपने एक्टिव देखा है यूरोप में या उन मुआशरों के अंदर आपने उसके असरात देखे हैं कि जुल्फी बुखारी साहब जो हैं वो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, या उन्होंने कोई लेबर के लिए काम किया हो, ओवरसीज पाकिस्तानियों की फलाह बहबूद के लिए काम किया हो? ये कोई ऐसी कोई मिसालें आपने सुनी है कि लोग अभी तक शिकायतें कर रहे हैं? जी साहब, आपने बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल किया। जो जुल्फी साहब से मेरा बड़ा अच्छा ताल्लुक है, यहाँ जाने से पहले भी उनसे राब्ता रहता है, अभी भी उनसे बात कभी कभी हो जाती है, लेकिन जब से वो पाकिस्तान गया वो मेरा ख्याल ज्यादा मसरूफ हो गया, और जितना करीबी उनका ताल्लुक है इमरान खान साहब से, उनसे तवक्कुआत काफी ज्यादा थी। मेरा ख्याल है लोगों की तवक्कुआत पूरी नहीं हुई। इवन यूके के अंदर मैं सुनता हूँ लोग शिकायतें करते हैं कि वो उस तरह लोगों का यूके के लोगों की खिदमत नहीं कर रहे या काम नहीं कर रहे, बल्कि उन्होंने आए नहीं यहाँ पे, वो पाकिस्तान में इतने बिजी हो गए उनके पास बाहर जाने का टाइम ही नहीं है। हालांकि वो ओवरसीज मिनिस्टर है तो उनको तो होना ही बाहर चाहिए, वो हर मुल्क पे जाके सफारती सतह पर जो है लोगों से बात करनी चाहिए, ना सिर्फ डिप्लोमेटिकली जो वहाँ के लोकल लोग हैं उनको एंगेज करें, प्लस पाकिस्तानी कम्युनिटी को एंगेज करें, किस तरह मजीद चीजों को बेहतर कर सकते हैं। लेकिन अभी अनफॉर्चुनेटली। अच्छा, आखिरी सवाल आपसे करना चाहूंगा मुबीन रशीद साहब, स्टडी वीजा पर बात नहीं हुई हमारी मुकम्मल। स्टडी वीजा के लिए लोग पाकिस्तानियों के लिए वहां कोई अट्रैक्शन है? अच्छे इदारे हैं वहां जाएं पाकिस्तानी, या पीएचडी के लिए जाएं? क्या कहते हैं आप? जी सर, बिल्कुल। ये देखिए स्टडी वीजा दुनिया में हर जगह अवेलेबल होता है, लेकिन वहां पे भी कोई इतना ज्यादा हमारे पाकिस्तानी गए नहीं है। वहाँ कुछ 3 सरकारी यूनिवर्सिटी हैं, तकरीबन 14 करीब प्राइवेट सेक्टर की यूनिवर्सिटियां हैं, और वो प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को वेलकम करती हैं। इंडिया बांग्लादेश से तो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, लेकिन पाकिस्तान में बहुत कम स्टूडेंट वहाँ पे देखे हैं। मेरे 10 या 12 स्टूडेंट होंगे पाकिस्तानी जो वहाँ पे पढ़ रहे हैं, वो बहुत कम तादाद है, ज्यादा स्टूडेंट्स वहाँ पे आना चाहिए। स्कॉलरशिप लेके भी आप आ सकते हैं। अदरवाइज सबसे अच्छी बात है कि उनकी एनुअल फीस बड़ी कम है। यूके में और बाकी जगहों में मुझे पता है एनुअल फीस 12-14 हज़ार पाउंड तक आपको देनी पड़ती है। वहाँ आप हैरान होंगे, इससे आधी फीस है, यानी 6-7 हज़ार यूरो के अंदर भी आप सालाना में पढ़ सकते हैं। कोई भी कोर्स आप ग्रेजुएशन करना चाह रहे हैं, मास्टर डिग्री करना चाह रहे हैं। लेकिन लेवल क्या है यूनिवर्सिटीज का? लेवल क्या है? लेवल आप कह लीजिए उतना हाई तो नहीं है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी तो नहीं है, जिससे मैंने बताया ना पुर्तगाल एज कम्पेयर टू यूरोप थोड़ा सा यानी डिप्राइव्ड कंट्रीज में आ जाते हैं बाकी मुल्कों के हिसाब से। तो इस हिसाब से वहाँ एजुकेशन को एनरिच कर रहे हैं। आप टॉप यूनिवर्सिटीज की बात करें तो उसमें कुछ है जो हाईली लिस्टेड है उसके अंदर, स्पेशली सरकारी यूनिवर्सिटियां, लेकिन प्राइवेट सेक्टर यूनिवर्सिटी और कॉलेज के अंदर बाहर बेहतरी की भी गुंजाइश मौजूद है। लेकिन उनके कैंपस बहुत खूबसूरत है, स्टूडेंट बहुत ज्यादा वहाँ पे आते हैं, और बहुत ज्यादा बेहतरी की वहाँ पे गुंजाइश वहाँ पे लोगों के पास मौजूद है। क्राइम और करप्शन, इस पर क्या कहेंगे? पुर्तगाल किस लेवल पे है?
बेरोजगारी तो वहाँ भी काफी है, बेरोजगारी तो काफी है वहाँ पुर्तगाल में। जी, बेरोजगारी वहाँ पे काफी है, बल्कि आपको ये बताना चाह रहा था कि वहाँ पे जो है पुर्तगीज जो यंग जनरेशन है, जो वहाँ पे ब्रॉट अप होती है, जैसे ही वो अपनी तालीम मुकम्मल करती है तो उनकी ख्वाहिश होती है कि हम यूरोप के जो एनरिच कंट्रीज है वहाँ पे चले जाए। तो उनमें से ज्यादा जर्मनी जाना पसंद करते हैं, स्विट्जरलैंड जाते हैं, बेल्जियम में भी बहुत ज्यादा लोग मुझे इल्म है, तो पूरा पूरा एरियाज हैं जो मशहूर है कि सारे पुर्तगीज के एरियाज हैं, तो वहाँ पे जाके वो काम करते हैं क्योंकि वहाँ उनकी वेजेस बेहतर है, बिजनेस के मौके उनके पास ज्यादा है। लेकिन पुर्तगाल में उस हवाले से उनका उस तरह अपॉर्चुनिटीज नहीं होती जिस वजह से दूसरे मुल्कों में जाके काम करने की कोशिश करते हैं। लेकिन ओवरऑल क्राइम के हवाले से बहुत सिक्योर कंट्री मैंने देखा, वहाँ पे रात के 1 बजे 2 बजे काम करते हैं, मुझे बहुत कम इस तरह वाकयात मिले हुए, कोई क्राइम की इस तरह के इंसिडेंट हुए हैं। थैंक यू वेरी मच मुबीन रशीद साहब, आपने बहुत ज़्यादा हमें इंफॉर्मेशन दी, मज़ा आया आपके साथ, बल्कि आपके साथ दोबारा भी हम नशिस्त रखेंगे। और चूंकि आप पूरे यूरोप में घूमते हैं, हर सोसाइटी को देखते हैं, उसकी गहराई को नापते हैं, और ख़ास तौर पर मीडिया से आप वाबस्ता हैं, तो आपके पास बहुत सारी खबरें हैं। इंशाल्लाह अगले प्रोग्राम में हम आपसे इस बारे में भी बातचीत करेंगे। एक दफ़ा फिर आपका शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। सो नाइस, थैंक यू।